हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बक्सर के युद्ध के परिणाम और महत्व। ठीक है, कल मैंने आपको बक्सर के युद्ध के कारणों के बारे में बता दिया था कि उसको बक्सर के युद्ध के 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर, एक महत्वपूर्ण युद्ध के रूप में जाना जाता है। भारतीय इतिहास में इस युद्ध का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में अंग्रेजी सत्ता को स्थापित करने में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा को पूरी तरीके से जो है अंग्रेजी सत्ता के अंतर्गत लाने में इस युद्ध का महत्वपूर्ण योगदान है। इतिहासवेत्ताओं ने इस युद्ध का महत्व प्लासी के युद्ध से भी ज्यादा बताया है। यानी कि इतिहासकारों का मानना है कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को भी पूरा कर दिया था। यानी कि बक्सर का युद्ध होने के बाद अंग्रेजों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर पूरी तरीके से अधिकार स्थापित हो गया था। तो बक्सर का युद्ध और बक्सर के युद्ध का परिणाम और उसका महत्व जो है वो बहुत ही घातक परिणाम निकल कर आए थे। हमारे भारतीय इतिहास में अंग्रेजों की शासन सत्ता को स्थापित करने में बक्सर के युद्ध का महत्वपूर्ण रूप से नाम लिया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था बक्सर के युद्ध के बारे में कि किस तरीके से बक्सर का युद्ध हुआ था। मीर कासिम क्योंकि मीर कासिम को पता था कि लगातार अंग्रेज जो हैं उसके प्रति या उसके साथ षड्यंत्र रच रहे हैं और इस षड्यंत्र का परिणाम ये होगा कि निकट भविष्य में अंग्रेज उसे जो है राजगद्दी से उतार देंगे। और ये चल भी रहा था। यानी कि जो उस समय में गवर्नर जनरल था बंसी टार्ट ने जो है पूरी तरीके से मीर कासिम को राजगद्दी से उतारने का षड्यंत्र रच लिया था। तो इसके अंतर्गत जो पटना हत्याकांड हुआ था उसके बाद जो है अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में एक छुटपुट युद्ध हुआ था, छुटपुट संघर्ष हुआ था। उस संघर्ष के बाद जो है मीर कासिम भागकर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, ठीक है ध्यान रखिएगा, अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, ठीक है, इन तीनों के साथ मिलकर जो है उसने एक गठबंधन बना लिया। मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास चला गया, शुजा-उद-दौला से सैन्य सहायता मांगी। शुजा-उद-दौला जो है पूरी तरीके से जो है उसको सैन्य सहायता देने के लिए तैयार हो गया। उसी समय मुगल बादशाह शाह आलम भी वही था, तो शाह आलम के साथ भी जो है मीर कासिम ने संधि कर ली और तीनों ने एक गुट बना लिया और गुट बनाकर जो है पूरी तरीके से पटना पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, सबसे पहले पटना पर आक्रमण कर दिया। तीनों की जो मित्र जो सेना थी उस सेना ने पटना पर आक्रमण किया, पटना को जीत लिया। पटना को जीतने के बाद वो मुंगेर की ओर आगे बढ़े। तभी जो है अंग्रेज सेना नायक जो है हेक्टर मुनरो, ठीक है, उस समय में जो है अंग्रेजों की जो सेना का जो संचालन कर रहा था वो था हेक्टर मुनरो भी जो है पूरी तरीके से अपनी सेना लेकर आगे बढ़ गया। इधर से वीर कासिम और इनकी जो संयुक्त सेना थी वो भी आगे बढ़ गई और बक्सर नामक स्थान पर जो है दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई। और 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को यह निर्णायक युद्ध हुआ और इस निर्णायक युद्ध में जो है मीर कासिम की सेना परास्त हो गई और हेक्टर मुनरो की सेना जो है वो पूरी तरीके से विजयी रही। यानी अंग्रेज विजयी रहे और मीर कासिम परास्त हो गया तो वो जो है रणभूमि से भाग गया था। उसके बाद जो है अब अंग्रेजों ने पूरी तरीके से जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और मीर जाफर को पुनः राजा बना दिया गया। ठीक है, मीर कासिम हारा, वैसे भी हार ही गया था और उसके बाद जो है मीर कासिम को हटाकर पूरी तरीके से जो है वहां पर मीर जाफर को शासक बनाया गया। मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नया शासक बनाया गया। अब जब मीर जाफर नया शासक बन गया तो अब अंग्रेजों के पास जो है पूरी तरीके से बंगाल, बिहार, उड़ीसा में पुनः जो है एक कठपुतली शासक आ चुका था। तो ये था घटनाक्रम, बक्सर के युद्ध का घटनाक्रम। यानी कि सारे के सारे जो बक्सर के युद्ध के कारण थे उन कारणों ने एक पृष्ठभूमि बना दी थी मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में। पूरी तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ऐसा जो है प्लेटफॉर्म बना दिया था कि वहाँ युद्ध होना अवश्यंभावी था। वैसा ही हुआ। मीर कासिम ने जो है शुजा-उद-दौला और शाह आलम के साथ संधि कर ली और उस संधि का परिणाम ये हुआ कि तीनों की जो है सेनाओं ने पटना पर आक्रमण किया, पटना पर अधिकार कर लिया और आगे की ओर बढ़े। वहीं जो है हेक्टर मुनरो जो कि अपनी सेना लेकर आगे आ चुका था, बक्सर नामक स्थान पर जो है दोनों की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ।
हेक्टर मुनरो विजयी रहा, यानी अंग्रेज विजयी रहे, मीर कासिम परास्त हुए। मीर कासिम के परास्त होते ही मीर जाफर को जो है बंगाल का नया शासक बना दिया गया और अब पूरी तरीके से जो है पासा पलट चुका था। तो इस तरीके से ये था हमारा बक्सर का युद्ध और बक्सर के युद्ध का घटनाक्रम। अब जब बक्सर का युद्ध हो चुका था, मीर जाफर नया शासक बन चुका था, उसके बाद जो है क्योंकि मीर जाफर के साथ जो है अंग्रेज संधि कर चुके थे। अब जब अंग्रेज संधि कर चुके थे तो उस संधि के अंतर्गत जो है मीर जाफर ने अथाह धन जो है अंग्रेजों को दिया, अथाह धन अंग्रेज अधिकारियों को दिया, यानी पूरी तरीके से जो है अथाह धन देने के बाद जो है फिर भी मीर जाफर से लगातार पैसों की डिमांड की जा रही थी। तभी उसी समय में जो है मीर जाफर की मृत्यु हो गई। अब जब मीर जाफर की मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र जो था निजामुद्दौला, ठीक है, उसका जो पुत्र था उस पुत्र को नवाब पूरी तरीके से जो है बंगाल बिहार उड़ीसा का नया शासक बनाया गया। अब जब नया शासक भी कठपुतली शासक ही था तो अंग्रेजों को एक अच्छा मौका मिल गया था बंगाल बिहार उड़ीसा में अपनी सत्ता स्थापित करने का, ठीक है। तो ये तो था घटनाक्रम, और घटनाक्रम के बाद जो है बक्सर के युद्ध के परिणाम। अब हम पढ़ेंगे, इसमें एक चीज और मैं आपको समझा देती हूँ। परिणाम करने से पहले या बक्सर के युद्ध का परिणाम करने से पहले एक और घटनाक्रम मैं आपको समझा देती हूँ कि जब बक्सर के युद्ध में मीर कासिम तो परास्त हो चुका था, उसकी जगह पे तो मीर जाफर बंगाल में आ चुका था, लेकिन मीर कासिम के साथ साथ जो है 2 नवाब और भी परास्त हुए थे। नंबर 1 अवध का नवाब शुजाउद्दौला और नंबर 2 मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय के साथ शाह आलम द्वितीय, कौन था शाह आलम? मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। अब एक चीज और यहाँ जो है पूरी तरीके से एक घटनाक्रम और परिवर्तित हुआ कि 1765 में लॉर्ड बंसी टर्ट जो है लंदन जा चुके थे और लॉर्ड क्लाइव अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का नया गवर्नर जनरल बनकर भारत में आ चुका था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जब युद्ध हुआ था बक्सर का उस समय जो है लॉर्ड गवर्नर जनरल था बंसी टर्ट, लेकिन जब बक्सर का युद्ध हो चुका था 1765 में जो है लॉर्ड क्लाइव वापस जो है भारत का गवर्नर जनरल बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी का भेजा गया। ब्रिटेन सरकार ने लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का नया गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। तो वो पहले भी रहा था, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ही था, लेकिन वो बीच में लंदन बुला लिया गया, फिर वापस उसको जो है गवर्नर जनरल बनाया गया, वापस गवर्नर जनरल बनाकर उसे बंगाल भेजा गया, ठीक है। तो 1765 में लॉर्ड क्लाइव जब बंगाल आया तो वहाँ पर जो है उस परिस्थितियाँ उसके साथ अनुरूप हुई थी। बक्सर का युद्ध हो चुका था, बंगाल बिहार उड़ीसा का शासक परास्त हो चुका था और इसके साथ साथ अवध और मुगल भी परास्त हो चुके थे। तो उसको एक बहुत ही अच्छा सुयोग्य मौका मिल गया भारत की राजनीति में प्रवेश करने का, भारत में साम्राज्य फैलाने का। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, अब उस व्यापारिक कंपनी के स्थान पर अपने साम्राज्य का विस्तार करने का एक उचित मौका मिल गया लॉर्ड क्लाइव को। लॉर्ड क्लाइव ने तुरंत जो है शाह आलम द्वितीय के साथ एक महत्वपूर्ण संधि की, इलाहाबाद की संधि, ठीक है। शाह आलम द्वितीय के साथ लॉर्ड क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की थी 12 अगस्त 1765 को, ठीक है। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में। दोनों के बीच में महत्वपूर्ण संधि हुई थी। इस महत्वपूर्ण संधि की जो शर्तें थी वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। उसमें सबसे पहला पॉइंट था कि बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी अधिकार जो हैं वो शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को दे दिए, ठीक है। इलाहाबाद की संधि का सबसे पहला पॉइंट था बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी अधिकार जो हैं वो अंग्रेजों को दे दिए। यानी कि एक चीज़ यहाँ क्लियर करती हूँ कि बंगाल बिहार उड़ीसा वैसे तो एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन कहीं ना कहीं पहले से ही वो मुगल साम्राज्य का एक अंग था, एक अभिन्न अंग था। इसीलिए अभी भी जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में या उसके दीवानी और सूबेदारी वाले जो अधिकार थे उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए मुगल बादशाह से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। तो अंग्रेजों को ये उचित मौका मिल गया था कि अब क्योंकि बंगाल में कठपुतली शासक बना हुआ था और कठपुतली शासक बनने के बाद जो है लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी अधिकार, एक तो दीवानी अधिकार होते हैं, एक जो है सूबेदार होता है जो कि सैन्य वगैरह के जो है सारे काम करते हैं। तो इस तरीके से जो है एक दीवानी अधिकार और एक जो है
फौजदारी अधिकार इनको कहा जाता है। तो बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों ने ले लिए। दीवानी अधिकार क्या होता है? दीवानी अधिकार होता है कर लेने का अधिकार, और जितने भी जो है टैक्स वगैरह जो लगाए जाते हैं या लिए जाते हैं वो सारे अधिकार, यानी कर से संबंधित सारे अधिकार, पैसे, अर्थव्यवस्था, अर्थ से संबंधित सारे अधिकार जो हैं वो दीवानी अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये दीवानी अधिकार जो है ये अंग्रेजों ने ले लिए थे शाह आलम द्वितीय से बंगाल बिहार उड़ीसा के। ठीक है, तो अब ये दीवानी अधिकार जो है, ये दीवानी अधिकार जो बंगाल का जो शासक था, जो बंगाल का जो है कठपुतली शासक था, उस कठपुतली शासक के पास जो है ये अधिकार नहीं थे, या ये अधिकार जो है जा चुके थे उसके पास से। यानी कि कर लेने का अधिकार, कृषि पर कर लगाने का अधिकार, जितने भी अर्थव्यवस्था से संबंधित जो अधिकार हैं वो सारे के सारे अधिकार जो हैं वो अंग्रेजों को प्राप्त हो गए थे बंगाल बिहार उड़ीसा के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहीं से जो है भारत में साम्राज्यवादी, अंग्रेजों का साम्राज्यवाद जो है वो स्टार्ट होता है। इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत दूसरा मेन पॉइंट था, कड़ा और मानिकपुर जो है वो बादशाह को दे दिए। कड़ा और मानिकपुर जो है वो अवध के नवाब के पास थे, तो अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर लेकर जो है वो मुगल बादशाह को दे दिए गए थे। ठीक है, तीसरा था कि नजमुद्दौला को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। या नजमुद्दौला कौन था? मीर जाफर का पुत्र। ठीक है, जो कि मैं अभी आपको बता रही थी, नजमुद्दौला जो है वो मीर जाफर का पुत्र था, और अंग्रेजों ने इसको एक कठपुतली शासक के रूप में बंगाल बिहार उड़ीसा का राजा बनाया था। तो नजमुद्दौला को बंगाल का नया शासक जो है वो स्वीकार करेगा शाह आलम द्वितीय, या मुगल शासक जो है उसको स्वीकार करेगा नजमुद्दौला को। ये शर्त की भी पूर्ति की गई। दूसरा जो है 26 लाख रुपए जो है वार्षिक रूप में मुगलों को दिए गए। अंग्रेजों ने इसके बदले में जो है 26 लाख रुपए वार्षिक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने के लिए प्रतिबद्ध हुए या कटिबद्ध हुए। तो ये थी इलाहाबाद की संधि और इलाहाबाद की संधि की शर्तें। तो इस तरीके से जो है इलाहाबाद की संधि होने के बाद जो है बंगाल बिहार उड़ीसा पर अब पूरी तरीके से अंग्रेजों का वैध अधिकार हो चुका था, दीवानी अधिकार उनको प्राप्त हो चुके थे, और बाकी का राज्य संचालन करने का जो अधिकार है, सैन्य अधिकार है, वो राजा के पास ही रहने दिए। यानी कि नजमुद्दौला जो था बंगाल का नया शासक, उसके पास जो है सैन्य अधिकार और राज्य को संचालित करने का अधिकार जो है वो नजमुद्दौला के पास रहने दिए, और बाकी के जो दीवानी अधिकार थे, यानी कि रुपया पैसा कर लेने का अधिकार जो है वो अंग्रेजों ने खुद ने ले लिए। तो अब बंगाल में क्या प्रारंभ हो गया? बंगाल में दोहरा शासन यानी द्वैत शासन स्थापित हो गया था, जो कि बक्सर के युद्ध का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण परिणाम माना जाता है। ठीक है, तो ये था इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत उसकी प्रमुख शर्तें। अब जो है जैसे शाह आलम द्वितीय के साथ संधि हुई थी, वैसे ही जो है 1765 में अवध के नवाब के साथ भी संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो इलाहाबाद की संधि जो है अवध के नवाब के साथ भी हुई थी। अवध का नवाब जो था वो था शुजा-उद-दौला। ठीक है, शुजा-उद-दौला के साथ भी 1765 में, अक्टूबर 1765 में इलाहाबाद की संधि ही हुई थी। ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद की संधि जो हुई थी दोनों के साथ ही की गई थी। तो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ जो संधि की गई थी, उस संधि के अंतर्गत जो है कड़ा और मानिकपुर जो दो क्षेत्र हैं वो लेकर जो है मुगल बादशाह को दे दिए थे, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 जो है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला जो है अंग्रेजों की एक सैन्य टुकड़ी अपने पास रखेगा, ये दूसरी प्रमुख शर्त थी। ठीक है, तो इससे जो है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की आंतरिक स्वतंत्रता खत्म हो रही थी। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें यह था कि बदले में जो है एक दूसरे की सहायता करेंगे, और आवश्यकता पड़ने पर जो है सैन्य कार्रवाई होती है तो एक दूसरे के मित्र रहेंगे, और एक दूसरे का शत्रु रहेगा। तो इस तरीके से जो शुजा-उद-दौला के साथ भी इलाहाबाद की संधि की गई। तो ये लॉर्ड क्लाइव की बहुत बड़ी रणनीति थी, ये लॉर्ड क्लाइव की बहुत बड़ी कूटनीतिज्ञता थी कि उसने जो है भारतीय राजाओं के साथ जो संधि की, इलाहाबाद की संधि, वो इलाहाबाद की संधि कहीं ना कहीं जो है अंग्रेजों के साम्राज्यवाद को विस्तार करने वाली नीति थी। इस नीति के बाद या इस संधि को होने के बाद जो है भारत में अंग्रेजी शासन सत्ता की स्थापना हो चुकी थी। इसीलिए बक्सर के युद्ध का बहुत बड़ा परिणाम और महत्व आंका जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये हुआ हमारा एक फेज। अब जो है अब हमारा मेन पॉइंट जो आएगा वो आएगा युद्ध का परिणाम और महत्व। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। बक्सर के युद्ध के कारण
और बक्सर के युद्ध का परिणाम या बक्सर के युद्ध का महत्व जो है बहुत पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के में बनता है ये कि बक्सर के युद्ध के कारणों के साथ बक्सर के युद्ध का परिणाम का वर्णन कीजिए, महत्व का वर्णन कीजिए, कि तो एक इजी लैंग्वेज में। दूसरा पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध के अधूरे कार्य ने प्लासी के अधूरे कार्य को बक्सर के युद्ध ने पूरा किया, व्याख्या कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, कैसे, सिद्ध कीजिए। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है कि प्लासी के अधूरे कार्य को बक्सर के युद्ध ने पूरा किया, सिद्ध कीजिए। तो अब आपको सिद्ध करना है, यानी कि बक्सर के युद्ध के बारे में आप थोड़ा सा लिखेंगे और उसके जो है घटनाक्रम के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, फिर बक्सर के युद्ध के परिणामों के बारे में आप विस्तार से लिखेंगे कि प्लासी के युद्ध जो हुआ था, उस प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जो नहीं कर पाए थे वो, या अंग्रेज जिस चीज़ों को नहीं प्राप्त कर पाए थे, अब जो है उन्होंने बक्सर के युद्ध में वो सब कुछ प्राप्त कर लिया। ठीक है, इसीलिए बक्सर के युद्ध के परिणाम और महत्व जो है वो दूरगामी परिणामों में आके जाते हैं। तो बक्सर के युद्ध का जो परिणाम था, जो महत्व था, उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आएगा राजनीतिक परिणाम। ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल रिजल्ट्स। क्या जो है पॉलिटिकल रिजल्ट्स निकल कर आए थे बक्सर के युद्ध के, क्या राजनीतिक परिणाम निकल कर आए थे। उसमें सबसे पहला जो परिणाम था वो था कि बंगाल पर अंग्रेजों का वास्तविक प्रभुत्व स्थापित हो गया। ठीक है, यानी कि नजमुद्दौला को यूं तो नाम मात्र का शासक बनाया था उन्होंने बंगाल का, लेकिन अब वैसे पहले तो मीर जाफर बना, मीर जाफर की मृत्यु हो गई थी कुछ समय बाद ही, उसके बाद उसका पुत्र नजीमुद्दौला शासक बना। लेकिन नजमुद्दौला एक कठपुतली शासक था, राज्य की यानी बंगाल की जो वास्तविक सत्ता थी वो अंग्रेजों के हाथों में आ चुकी थी। बंगाल पर अंग्रेजों का वास्तविक प्रभुत्व स्थापित हो चुका था और मुगल शासक से वैध दीवानी अधिकार उनको प्राप्त हो चुके थे, वहां से कर लेने के अधिकार जो है वो अंग्रेजों को प्राप्त हो चुके थे। तो पूरी तरीके से जो है बंगाल पर अंग्रेजों का वास्तविक और वैध अधिकार स्थापित हो चुका था, जो कि भारत के लिए बहुत ही घातक था। ठीक है, ये था। दूसरा जो है दीवानी अधिकारों की प्राप्ति। दीवानी अधिकारों की प्राप्ति यानी कि पूरी तरीके से जो है अंग्रेजों को बंगाल के दीवानी अधिकारों की प्राप्ति हो चुकी थी। दीवानी अधिकार देखिए, मैंने आपको समझाया था कि मुगल शासकों के अंतर्गत यानी कि मुगल शासन सत्ता में दो तरीके के जो है मंत्री होते थे। एक होता था सूबेदार और एक होता था दीवान। जो प्रांत होते थे उन प्रांतों में ये दो प्रमुख पदाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, एक सूबेदार और एक जो है दीवान। सूबेदार का काम होता था सेना, पुलिस और शांति व्यवस्था बनाना। ठीक है, ये तो था काम सूबेदार का। सूबेदार का जो काम होता था वो होता था सेना, सैन्य व्यवस्था से संबंधित सेना रखना, सेना का जितना भी काम होता है, और पुलिस और शांति व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि जो प्रशासनिक काम के अतिरिक्त जो है जितने भी सेना, पुलिस या शांति से संबंधित जितने भी काम होते थे, और न्याय व्यवस्था से संबंधित, ठीक है, न्याय वगैरह करना जो है वो सारे के सारे जो काम थे वो सूबेदार के पास होते थे। और दीवानी यानी कि कर लेने का अधिकार, कर और जितने भी कर लगाने हैं या अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी काम है, व्यापार से जितना कर वगैरह प्राप्त होता है, उद्योगों से जितना प्राप्त होता है, धन से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी काम होते थे वो सारे जो है दीवान के पास होते थे। तो ये होता था दीवानी अधिकार। ठीक है, जो कि अंग्रेजों ने बंगाल के दीवानी अधिकार ले लिए थे। और ये जो सूबेदार का जो काम था, सेना, पुलिस, शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये नवाब के पास ही रहने दिया अंग्रेजों ने। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैत शासन स्थापित कर लिया था। ठीक है, दीवानी अधिकारों की प्राप्ति कर ली थी अंग्रेजों ने। ये जो है बहुत बक्सर के युद्ध का बहुत बड़ा राजनीतिक महत्वपूर्ण परिणाम जो है या महत्व निकल कर आता है कि अंग्रेजों ने बंगाल के दीवानी अधिकारों की प्राप्ति कर ली और अब जो है बंगाल पर कर लगाने का अधिकार अंग्रेजों का हो गया। वहां से जितना भी पैसा आ रहा था, मिल रहा था, वो अंग्रेजों के पास ही जाता था और बंगाल में लूट प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, दूसरा था द्वैत शासन। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि एक तो दीवानी अधिकार और दूसरा जो है सेना, पुलिस, शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये तो दे दिया राजा को। ये अधिकार जो है राजा के पास थे और दीवानी अधिकार अंग्रेजों के पास थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दीवानी अधिकार अंग्रेजों के पास रहे और सेना, पुलिस, शांति व्यवस्था बनाए रखना राजा के पास रहा। ये काम राजा के पास रहा और दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिल गई। तो यहाँ क्या स्थापित हो गया, यहाँ जो है द्वैत शासन स्थापित हो गया। ठीक है, यहाँ स्थापित हो गया द्वैत शासन। द्वैत शासन स्थापित हो गया। दोहरा शासन यानी बंगाल में दोहरा शासन जो है वो लॉर्ड क्लाइव का एक बहुत बड़ा वो था, काम था।
बंगाल में लॉर्ड क्लाइव ने द्वैत शासन स्थापित किया था और इसके अंतर्गत जो है उसने प्रशासन को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक तो दीवानी अधिकार और दूसरा जो है सेना पुलिस शांति व्यवस्था बनाने शासन चलाने का अधिकार। तो इस तरीके से जो है ये अधिकार राजा को मिले और ये अंग्रेजों को मिले दीवानी अधिकार। तो द्वैत शासन की जो स्टार्टिंग थी बंगाल में वो लॉर्ड क्लाइव का ही जो है एक तरीके से उसका महत्वपूर्ण काम था। ये बहुत बड़ा परिणाम और महत्व जो है इसका देखा जाता है कि बंगाल में दोहरा शासन स्थापित हो गया और उसकी वजह से जो है बंगाल का पूरा प्रशासन जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि अब राजा जो था उसके पास कुछ राजा था नाम मात्र का था, उसके पास कोई अधिकार नहीं थे। दीवानी अधिकार अंग्रेजों के पास थे। तो इस तरीके से राजा कोई काम करता भी है तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके पास कुछ अधिकार ही नहीं थे, वो कुछ कर ही नहीं सकता था। तो अब जो है जनता की कौन सुनने वाला था, कोई नहीं सुनने वाला था। तो वही जो है बंगाल में हुआ। बंगाल में जो है पूरी तरीके से लूट प्रारंभ हो गई। अब राजनीतिक परिणाम के अंतर्गत एक और परिणाम आएगा, भारत विजय प्रारंभ हो गई थी। यानी भारत में अब अंग्रेजों की साम्राज्यवादी भावना जो स्टार्ट हुई उसे अब खत्म करने वाला कोई नहीं बचा। अब जो है अंग्रेजों के साम्राज्य को रोकने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि मुगल बादशाह ऑलरेडी जो है कमजोर स्थिति में था। अवध का नवाब भी अब हार चुका था, बंगाल बिहार उड़ीसा पर वो अधिकार कर चुके थे। मराठे जो है उनको पूरी तरीके से वो खत्म करने की सोच ही रहे थे। अब जो है भारत में ऐसी कोई बड़ी शक्ति नहीं थी जो अंग्रेजों की साम्राज्यवादी भावना पर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके। तो अब भारत में अंग्रेजों की साम्राज्यवादी साम्राज्य उनका प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट आएगा अवध पर भी मुगलों का अधिकार हो गया। अवध का, क्योंकि अवध का नवाब शुजा उद दौला भी परास्त हुआ था, तो अवध पर भी उन्होंने अपने मनमाने तरीके से जो है संधि करवा ली थी, तो वो भी मजबूत था। नेक्स्ट पॉइंट अब इसमें आएगा कि नवाब अंग्रेजों पर आश्रित हो गया। यानी कि बंगाल का नवाब, बंगाल का कठपुतली नवाब पूरी तरीके से अब अंग्रेजों के ऊपर आश्रित था। ये अंग्रेजों की इच्छा थी कि वो उससे कौन सा काम करवाएं। पूरी तरीके से वो कुछ भी नहीं कर सकता था, वो एक कठपुतली शासक था, नाम मात्र का शासक था। तो इस तरीके से बंगाल की पूरी राजनीतिक जो प्रशासन है, जो राजनीतिक अधिकार जो थे वो अंग्रेजों के पास जा चुके थे। अब अंग्रेज ही सर्वे सर्वा थे बंगाल के। ये था हमारा बक्सर के युद्ध के घातक राजनीतिक परिणाम या महत्व। अब नेक्स्ट हमारा आएगा सैन्य प्रभाव या सैन्य जो है महत्व जो निकल कर आया था बक्सर के युद्ध के बाद। उसका सबसे पहला पॉइंट था कि अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता सिद्ध हो गई, बिल्कुल सिद्ध हो गई थी। बक्सर का युद्ध जो है वो मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय की तीनों संयुक्त सेनाओं ने लड़ा था, लेकिन फिर भी वो अंग्रेजों की सेना से हारे। जबकि उनकी खुद की सेना जो है लगभग 50,000 और 60,000 के आसपास थी भारतीय शासकों की, और अंग्रेजों की सेना में इतने जो है सैनिक नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है अपने आधुनिक अस्त्र शस्त्र और दमखम के आधार पर अंग्रेजी सेना विजयी रही और भारतीय एक बड़ी बृहद सेना परास्त हुई। तो अंग्रेजों की श्रेष्ठता, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता अब सिद्ध हो चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सेना नायकों में अंतर। हेक्टर मुनरो जिसने कि बक्सर का युद्ध लड़ा था, वो जो है ज़्यादा कह सकते हैं कि एक पूरी तरीके से एक कुशल सेना नायक के रूप में उभर कर आया, जबकि मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय जो है वो इतने श्रेष्ठ जो है नायकों की सेना नायकों के रूप में उभर कर नहीं आए। तो यहाँ सेना नायकों में भी एक अंतर दिखता है कि अंग्रेजी सेना नायक ज़्यादा श्रेष्ठ सिद्ध साबित हुए और भारतीय सेना नायक थोड़े से इंफीरियर रह गए। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें आएगा, सैन्य शक्ति बढ़ाने हेतु बंगाल से धन की प्राप्ति होने लगी थी। अब जो है पूरी तरीके से जो है बंगाल के नवाब, क्योंकि बंगाल का नवाब जो है एक कठपुतली शासक ही बनकर था या कठपुतली शासक ही था, तो अब इस कठपुतली शासक या बंगाल बिहार उड़ीसा से दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो चुके थे। अब जब उनको दीवानी अधिकार यानी पैसा भी उनको प्राप्त होने लगा, तो अंग्रेजों को अपनी सेना को मजबूत करने के लिए और सुदृढ़ करने के लिए अब धन की भी प्राप्ति जो है वो बंगाल से होने लगी थी और वो अपने साम्राज्य को दूरस्थ प्रदेशों तक फैला सकते थे। ये इच्छा जो उनकी थी वो अब पूरी तरीके से प्रारंभ हो चुकी थी। ठीक है, तो ये थे हमारे सैन्य प्रभाव। अब एक नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा आर्थिक प्रभाव या आर्थिक महत्व। बक्सर के युद्ध का बहुत ही घातक आर्थिक प्रभाव निकल कर आया था, इसमें कोई शंका नहीं है। आपने जैसे कि पढ़ा, मैं बार बार इस चीज़ को बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि बंगाल के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गई, यानी कर लेने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया, नवाब के पास कुछ नहीं रहा। तो अब अंग्रेज जो हैं
वो पूरी तरीके से अपने मन मुताबिक कर ले सकते थे। भारतीय किसानों से, भारतीय मजदूरों से, भारतीय व्यापारियों को पूरी तरीके से खत्म करने का अब समय आ चुका था और अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्यवादी भावना को बढ़ाने के लिए इस तरीके की लूट उन्होंने बंगाल में प्रारंभ कर दी थी। तो ये भारत पर बहुत ही बड़ा गहरा और घातक प्रभाव निकल कर आया था अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आएगा कि बंगाल की लूट प्रारंभ हो गई जब मीर कासिम तो परास्त हो चुका था। मीर जाफर जब नया शासक बना था मीर कासिम के बाद, तो मीर जाफर ने भी अथाह धन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, लॉर्ड क्लाइव को दिया था, इसके अलावा और अन्य अंग्रेज अधिकारियों को दिया था, कंपनी को दिया था और इवन जो है लंदन भी भेजा गया था। तो इस तरीके से जो है बंगाल की आर्थिक लूट यहाँ से प्रारंभ हो चुकी थी। दीवानी अधिकार उनके पास आ चुके थे। अब वो किसानों से मन मुताबिक कर उन पर लगा सकते थे और वसूल भी कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान था भारत का। दूसरा जो है 24 परगने, इसके अलावा जो है चटगांव, वर्धमान जो है वो पूरी मिदनापुर, चटगांव, वर्धमान ये भी जो है अंग्रेजों को प्राप्त हो चुके थे। ये बड़े ही महत्वपूर्ण और समृद्धशाली प्रांतों के रूप में थे, लेकिन फिर भी जो है ये अंग्रेजों को प्राप्त हो गए और अंग्रेज इनसे अथाह धन प्राप्त कर सकते थे। तो ये भी एक बड़ा घातक आर्थिक प्रभाव था। नेक्स्ट जो है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त स्थापित हो गया। ये पूरी तरीके से एक महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है। आप ध्यान दीजिएगा कि अब बंगाल में लॉर्ड क्लाइव ने द्वैत शासन स्थापित किया। द्वैत शासन के स्थापित होने के बाद द्वैत शासन यानी कि सेना शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम राजा का था और कर लेने का काम जो है वो अंग्रेजों को था। तो अब जो है भू राजस्व व्यवस्था की नई नई पॉलिसीज बनाई गई कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव ने जो है बंगाल में स्थायी भू बंदोबस्त प्रारंभ किया। स्थायी भू बंदोबस्त के आधार पर जो है बंगाल की लूट प्रारंभ हो गई। बंगाल में किसानों की दुर्दशा प्रारंभ हो चुकी थी। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा आर्थिक प्रभाव। बक्सर के युद्ध के परिणाम और महत्व। बक्सर के युद्ध के घातक परिणाम थे जो कि भारत पर दिखे, भारत की राजनीति पर दिखे, भारत की आर्थिक स्थिति पर दिखे थे और अंग्रेजों की साम्राज्यवादी भावना यहाँ से प्रारंभ हो चुकी थी। अंग्रेजों का साम्राज्य यहाँ से प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, तो ये था हमारा बक्सर का युद्ध और बक्सर के युद्ध के परिणाम और महत्व। ठीक है, इज दैट क्लियर? आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। एक हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।